नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बीजोपचार अधिक उत्पादन के लिए सफल तकनीक। गन्ने की फसल लगाकर कमाई अधिक मुनाफा। किसी भी फसल के उत्पादन के लिए बीज एक महंगा आदान होता है। फसल उत्पादन की कुल लागत का लगभग 20 से 30% भाग अकेले बीज पर ही खर्च हो जाता है। ऐसे में स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए हमें बीजों को बीमारियों से दूर रखना चाहिए। इसके लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार, जिसके लिए हमें फसलों को बोने से पहले बीजों को उपचारित करना होता है। तो किसान कैसे करे बीज उपचार, इस बारे में बता रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जालोर के डॉक्टर रतन लाल शर्मा। आज अपन बात करते हैं बीजोपचार की। बीजोपचार क्यों आवश्यक है? फसलों को रोगों से बचाने के लिए उनका टीका कहलाता है। रबी का मौसम है तो रबी के मौसम के लिए आपका गेहूं है, चना है, जो आपका जौ है, इसके साथ आपका सरसों है। इन सब फसलों के लिए बीजोपचार बहुत ही ज़रूरी होता है और बीजोपचार एक सही तरीके से और सही मात्रा में करना ज़रूरी होता है। स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता की फसल प्राप्त करने के लिए बुआई से पहले बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। बीज उपचारित करने से अंकुरण में आसानी होती है। इसके साथ फसल में होने वाले कई रोग और कीटों के प्रकोप की संभावना भी बहुत कम हो जाती है और स्वस्थ फसल से पैदावार अधिक मिलती है। किसान भाइयों को फसल को कीट और रोगों से बचाने का सबसे आसान और सस्ता उपाय है बीज उपचार। बीज उपचार करने का सही तरीका है FIR विधि, जिसमें पहले फफूंदनाशी से बीज को उपचारित करते हैं, इसके बाद कीटनाशी से और अंत में कल्चर से बीज को उपचारित करके बुआई करते हैं। अपन बात करें बीजोपचार में एक सही तरीका जिसमें अपन FIR सिस्टम बोलते हैं, जैसे आपको फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, इनसे सही तरीके से उपचारित करना चाहिए। अगर आप चने की बात करें, अगर चने में आपको लग रहा है कि मुझे बीजोपचार करना है तो चने के लिए आप सबसे पहले तो उसको किसी भी कवकनाशी से आपको बीज को उपचारित करना चाहिए। जो आपका कार्बेंडाजिम है उससे उपचारित किया, और फिर अगर आपको जिन क्षेत्रों में दीमक की समस्या आती है तो दीमक की समस्या के लिए आप लोग उसमें क्लोरोपाइरिपोस है आपका, या फिप्रोनिल है, उससे आप उपचारित करने के बाद फिर उसको राइजोबियम से उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम क्या एक लाभदायक जीवाणु होता है जो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन दलहनी फसलों के लिए आवश्यक होता है। ये क्या करता है, उन दलहनी फसलों में गांठें बनाता है, और ये गांठें क्या करती है, वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जिससे फसल में नाइट्रोजन की मात्रा कम डालनी पड़ती है। तो इस प्रकार एक बीजोपचार का सही तरीका होता है जिसे अपन बोलते हैं FIR सिस्टम, कि आपको किसान को सबसे पहले फंजीसाइड से बीज उपचारित करना है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से और उसके बाद राइजोबियम से। इस प्रकार अगर आपने शुरू में ही बीजोपचार करके फसल की सुरक्षा कर ली है तो अपनी जो जितने भी आप पेस्टिसाइड है उस पेस्टिसाइड का यूज़ जो खर्चा है वो खर्चा कम कर सकते हो। अब बात करें अपन गेहूँ की। गेहूँ में बीजों को मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम, इनसे आपको 2 से 3 ग्राम पर किलोग्राम बीज की मात्रा के अनुसार आपको इसको उपचारित करना चाहिए। इसके साथ जो आपका गेहूं है, गेहूं में अनावर्त कंड के लिए आपको कार्बोक्सिन, अनावर्त कंड, और जो आपका रोली रोग है उसके लिए आपको कार्बोक्सिन से बीजों को उपचारित करना चाहिए। चने की बात करें, चने में जैसे आपका उकठा रोग है
जिसे अपन विल्ट बोलते हैं, इसके साथ आपका जड़ गलन रोग है, ये मुख्य रोग है। तो इन रोगों से बचाने के लिए आपको कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब इन दोनों में से भी आपको उपचारित करना चाहिए। इसके साथ जो जितने भी मर्दाजनित रोग है उनके लिए आपको ट्राइकोडर्मा लाभदायक फफूंद है, उस फफूंद से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपका ये बायोजेंट का काम करता है, तो इससे क्या होगा आपको ये आपके ईजीओ में आपका तैयार हो जाता है, तो इससे क्या होगा आपकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। अब बात करें अपन सरसों में बीजोपचार की। सरसों में क्या होता है कि एक तो आपका सफ़ेद रोली रोग, ये सफ़ेद रोली रोग इसमें सरसों में सामान्यतः मुख्य रोग होता है। इसके साथ इसकी जड़ गलन रोग है, इसके साथ इसमें स्टेम रोट रोग है, इसका पत्ती दबा रोग भी लगता है। इन रोगों से लिए आपको जो सफ़ेद रोली रोग है, उस रोली रोग से बचाने के लिए आपको एप्रोन 35 है 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करके बुआई करना चाहिए। इसके साथ जो आपका अदर जो अन्य रोग है, जैसे आपका इसमें लीफ स्पॉट है, पत्ती दबा रोग है और अन्य रोग है, उन रोगों के लिए आपको मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम से आप बीजों को उपचारित कर सकते हो। जौ में भी जौ का जो आपका आवर्तकंड है और आपका रोली रोग है, तो आवर्तकंड के लिए और रोली रोग के लिए आप कार्बोक्सिन से बीजों को उपचारित कर सकते हो। बीजोपचार करते समय सावधानियां। बीजों को पहले फफूंदनाशक दवा से उपचारित चाहिए, उसके पश्चात कीटनाशी से और अंत में जैविक कल्चर से उपचार करना चाहिए। उपचारित बीज को तुरंत बोने हेतु उपयोग करना चाहिए। यदि बोने के बाद उपचारित बीज की मात्रा बच जाए तो उसे न तो जानवरों को खिलाना चाहिए, न ही खुद खाना चाहिए। दवा के खल्ली, डिब्बे या पैकेट नष्ट कर देना चाहिए। बीज उपचार के फायदे हैं अनेक। फसल के बीज और मृदा जनित रोगों एवं कीटों से बचाव, बीजों को अच्छा और एक समान अंकुरन, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक समान फसल लागत कम कर लगती है और पैदावार अधिक मिलती है। रबी का मौसम है, तो रबी के मौसम के लिए आपका गेहूं है, चना है, जो आपका जौ है, इसके साथ आपका सरसों है, इन सब फसलों के लिए बीजोपचार बहुत ही ज़रूरी होता है और बीजोपचार एक सही तरीके से और सही मात्रा में करना जरूरी होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, गन्ने की खेती नगदी फसल के रूप में की जाती है। गन्ने को खाने के अलावा जूस बनाकर भी पिया जाता है। इसके अलावा गन्ना के जूस से गुड़ और शक्कर का निर्माण किया जाता है। यह एक ऐसी फसल है जिस पर जलवायु परिवर्तन का कोई खास असर नहीं होता, जिसकी वजह से यह एक सुरक्षित खेती भी कहलाती है। तो आप गन्ना की उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ पीयूष श्रीवास्तव। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे बहुत से किसान जो हैं गन्ने की खेती करते हैं, आज हम उसी गन्ने की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अगर सबसे पहले बात करेंगे तो हम क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है उपयुक्त भूमि की, कि हमारे लिए गन्ने की खेती जो हम कर रहे हैं उसके लिए कौन सी भूमि अच्छी होती है। दोमट भूमि में भी सिंचाई की अगर उचित और जल निकास की उचित व्यवस्था हो तो वो भी अच्छी है, लेकिन उसका जो पीएच होता है, पीएच मान जो होता है वो हमारे 6.5 से 7.5 का बीच में होना चाहिए। तो उस मिट्टी में हमारी जो गन्ने की फसल है वो सर्वोत्तम होती है। तो किसान भाइयों, हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी खेत की तैयारी होती है उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो खेत की तैयारी के लिए खेत में ग्रीष्मकालीन में अप्रैल से मई के बीच में आप जुताई कर दीजिए। इसके पश्चात 2 से 3 बार हल या कल्टीवेटर कर दीजिए और रोटावेटर या पाटा लगाकर उसको पूरी तरीके से समतल कर दीजिए, यानी भुरभुरा कर दीजिए, खरपतवार रहित कर दीजिए। तो हमारे जो खेत होते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब इसमें हम बात करेंगे आगे कि हमारे जो खाद और उर्वरक, जो हम खाद देंगे या उर्वरक देते हैं तो वो कितना क्या देना चाहिए, है ना। तो फसल
पकने की जो अवधि होती है बहुत लंबी होती है, ये सभी को जानकारी है, क्योंकि 10 से 12 माह या 10 से 14 महीने लगते हैं इस फसल को लगने में, है ना। तो उर्वरक की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी, अधिक पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए खेत में अंतिम जुताई जब करो, आप जब लास्ट की जुताई कर रहे हो तो उसमें कम से कम हेक्टेयर की बात कर रहे हैं तो आप 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है सामान्य रूप से मिला दीजिए। गन्ना फसल की पकने की अवधि लंबी होने के कारण उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए गन्ने में यूरिया 650 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30, 90, 120 तथा 150 दिन की अवस्था पर प्रयोग करने से गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है ना। तो ये हमारे खेत की तैयारी हो गई। अब हमारे खेत की तैयारी के बाद हम 2 चीज़ें आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है उन्नत जातियाँ, जो हमारी किस्म हम ले रहे हैं, उन्नत जातियाँ जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी हमारी अच्छी होती हैं। तो 2 तरीके की होंगी, शीघ्र पकने वाली जो जल्दी पक जाती हैं और मध्यम या देर से पकने वाली। तो शीघ्र पकने वालों की बात करेंगे तो कोसी 671, KJN 86 141, को 86 572, को 94,008, को JN 98 23, ये आपकी जो होती हैं शीघ्र पकने वाली जातियाँ होती हैं, बहुत जल्दी पकती हैं, है ना। और मध्यम और देर से पकने वाली जातियों की बात करेंगे तो उसमें आपकी को 86 032, को 73 18, के 99,004, को JN 86 600 और को JN 95 05, ये जातियाँ आती हैं। इनका उपयोग हम करेंगे तो वो हमारी जो होती हैं मध्यम या देर से जो किसान भाइयों के फील्ड तैयार नहीं हो पाते हैं, देर से हो पाते हैं, उनका यूज़ करके उनको अपनी फसल को ले सकते हैं। गन्ना बीज की मात्रा बुआई पद्धति, कतार से कतार की दूरी एवं गन्ने की मोटाई के आधार पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः गन्ना की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले टुकड़ों की 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। अब हमें पता चलेगा कि बीज का उपचार हम कैसे करें, क्योंकि हम लगाएंगे तो बीज का उपचार भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब वो किस तरीके से करें। कार्बोडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से क्लोरोफाइरिफास ले लीजिए 5 ml पर लीटर की दर से घोल बनाकर आवश्यक बीज पर 15 से 20 मिनट तक उपचारित बीज को कर लें। तो उससे क्या होगा, आपका बीज शुद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, निरोधी हो जाएगा और अच्छी फसल का उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, जो हमारी गन्ने की खेती होती है वो मेढ़नाल पद्धति पे होती है, क्योंकि वो मेढ़ों पे बनती है। तो अब इसमें हम बात करेंगे तो बनी हुई जो 25 से 30 सेंटीमीटर की, जो मैंने पहले आपको बताया कि उसकी गहरी कूड़ बना लीजिए, है ना। तो उसी में हम गन्ने की फसल लगाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जो सिरा या आँख से आँख मिलाकर सिंगल या डबल गन्ने के जो टुकड़े लेते हैं उनको लगा दीजिए कूड़ों में, और उनके ऊपर 2 से 2.5 सेंटीमीटर अधिक मिट्टी की परत ना हो। जब आप लगा रहे हो तो उसमें 2 से 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर की परत ना हो तो अंकुरण जो होता है अच्छा होता है ना। अन्यथा नहीं तो अंकुरण प्रभावित हो जाएगा। अब मेढ़नाल पद्धति में हम अब दूरी की बात करेंगे कैसे लगे। तो जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 4.5 फुट होनी चाहिए। पूरा तना ना लेकर आप उसमें से 2 या 3 आँख वाले जो टुकड़े होते हैं उनका उपयोग बार बार ले लें। गन्ने की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करते हुए खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। अब इसी में हम आगे बात करेंगे हमें अपने सिंचाई कैसे क्या करनी है। तो सिंचाई के लिए गर्मी के दिनों में 8 से 10 दिन के अंतराल में और ठंड के दिनों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य रूप से कर दीजिए। तो जो सिंचाई होती है ये फ्लड इरिगेशन होता है, खुले कूड़ों में पानी छोड़ा जाता है। हाँ, बस ये देख लीजिए कि ज़्यादा पानी ना भरे, जल निकास की उचित व्यवस्था हो। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे तो खरपतवार जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, तो उसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा है कि आप लगाने के बाद जब आपकी फसल लग जाए तो उसके बाद जब आपको दिखाई दे कि खरपतवार अंकुरण हो गया, हमारे गन्ने का अंकुरण नहीं हुआ, तो आप एक अंधी गुड़ाई कर दीजिए। अंधी गुड़ाई का मतलब है बिल्कुल आप देखिए नहीं और उनको हटाते चले जाइए। तो उस तरीके की गुड़ाई को हम क्या कहते हैं, अंधी गुड़ाई, है ना। बाकी आप निराई गुड़ाई जो है, आप निराई गुड़ाई आमतौर पर जो होती है प्रत्येक एक सिंचाई जब कर लें तो उसके बाद एक आप गुड़ाई कर दीजिए, तो उससे अच्छा प्रबंधन हो जाता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
खेती के साथ मधुमक्खी पालन करके किसान अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी में भी मिठास घोल सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे सही प्रबंधनों को अपनाते हुए करें तो सालाना लाखों की आमदनी कमा सकते हैं। फिलहाल अभी मधुमक्खी पालन के लिए सही समय चल रहा है, तो इसके करते समय किसान कौन कौन सी पहलुओं पर विशेष ध्यान दे, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर हरीश शर्मा से। मधुमक्खी पालन आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। महत्वपूर्ण हमारे लिए भी है, किसान के लिए भी है और रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए भी है। और इसकी जो सबसे अहम भूमिका है मधुमक्खियों की व अन्य कीट परागणकर्ताओं की, उसको देखते हुए आज इस व्यवसाय की न केवल प्रदेश में लेकिन हमारे देश में जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है तो मधुमक्खी पालन भी उभर करके आ रहा है। इस व्यवसाय को शुरू करने का सही समय अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मई तक फूलों की उपलब्धता भरपूर रहती है और इसी समय इनके शहद का उत्पादन होता है। बाकी समय लगभग 4 से 5 माह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, चीनी या गुड़ का घोल देकर जिंदा रखना होता है। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर इस व्यवसाय को शुरू करें। तो जब मौन पालन की बात आती है तो सबसे पहले तो ये है कि कौन कौन से प्रजातियां हैं जिनके साथ हम मौन पालन कर सकते हैं। तो जो मधुमक्खियों की प्रजाति हैं उनमें से एक हमारी इटालियन, जिसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं, वह एक देसी प्रजाति जो हमारे घर घर में पाई जाती है उसको हम एपिस सिराना के नाम से जानते हैं। तो जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो हम इन दोनों में से किसी भी मधुमक्खी के साथ कार्य कर सकते हैं। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जैसी उत्पादन प्राप्त होते हैं जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। हमारा जो ये मधुमक्खी पालन है इससे हमें कई प्रकार के फायदे हो जाते हैं। एक तो आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं जिससे जो मधुमक्खी को पाल रहे हैं उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ ही जहां उन्होंने मधुमक्खियां अपनी रखी हैं तो उसके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में वो विभिन्न प्रकार के फसलों में परागण करती हैं, जिससे हमारी फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही साथ जो वनस्पति है जिस पे वो मधुमक्खियां घूम रही हैं वहाँ भी वो परागण करके उनका बीज व उनका संवर्धन में सहायक सिद्ध होती हैं। इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है, तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, छोटे स्तर पर भी अपना सकते हैं, मध्यम स्तर पर भी अपना सकते हैं और कमर्शियल लेवल पे भी अपना सकते हैं, जिससे पूरे के पूरे परिवार का खर्चा मौन पालन से ही चलेगा। एक प्रशिक्षण करके फिर हम छोटे स्तर पर मौन पालन का आरंभ कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पालरी, जिला हनुमानगढ़ के कृषक विक्रम जागड़ ने। आप धान की पराली प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो विक्रम जागड़ जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
मैं किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो किसान भाई अपनी पराली में आग लगाते हैं, वो किसान भाई अपनी पराली में आग ना लगाकर पराली का प्रबंधन कर पराली प्रबंधन से खरपतवार नियंत्रण करें। विगत एक दशक से खेती में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है। साथ ही खेतिहर मजदूरों की कमी की वजह से भी यह आवश्यकता बन गई है, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में फसल अवशेष खेत में रह जाते हैं, जिनका समुचित प्रबंधन एक चुनौती है। फसल अवशेष जलाने से जमीन की ऊपरी सतह पर बने रहने वाले सूक्ष्म जीव, मित्र कीट और केंचुए नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी कमी आती है। इसके अलावा पराली जलाने से मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती है। जैसे आप देख रहे हैं, जो मैं यहाँ अपने फार्म पर अपना जो सलारू का फार्म है NHRDF का, इस पर मैं लहसुन लगवा रहा हूँ कि हम लोग स्पेशली 3 से 4 एकड़ धान लगवाते हैं केवल पराली के लिए, जिससे कि पराली प्रबंधन से हम लोग खरपतवार नियंत्रण कर सकें। देखिए, लहसुन और प्याज में दोनों में ही रिजल्ट बहुत अच्छा है। लहसुन लगाने के, जैसे आज हमने लहसुन का सोइंग कर दिया, लहसुन सोइंग करने के जब हम पानी देंगे उससे पहला पानी देने से पहले जैसे ही सोइंग कर दिया वैसे ही हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद में हम पानी दे देंगे। जिन किसान भाइयों ने ड्रिप या स्प्रिंकल लगाया हुआ है वो भी कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप और स्प्रिंकल नहीं है वो लोग भी कर सकते हैं। प्लेन जो फ्लड पानी देना है उससे भी आप जो है प्लेन क्यारी में जो आप इसको बिछा सकते हैं। उसका भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ भी उसका कोई ज़्यादा नुकसान है, उसको आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण होगा, साथ में नमी को मेंटेन करके रखेगा। पराली का प्रबंधन कर खरपतवार नियंत्रण करेंगे, एक तो आपका लेबर का बहुत सारा पैसा बच जाता है। दूसरा, एक बार लगाने के बाद में ये आपका पराली एक बार बिछ गई, फिर दोबारा से आपको ये नहीं कि उठाकर कहीं दोबारा से फिर लगाना है, ये करना है, आप ये यहीं की यहीं सड़ जाएगी पराली आपकी। और ये फर्टिलाइज़र का भी यूज़ आपका लास्ट में जब आपका लहसुन निकलेगा, जो भी पत्तियां हैं ये पूरी गल जाएंगी। गलने के बाद में उसमें जो है ये सब जुताई हो जाएगी और आपका खेत में ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। ये आने वाले समय में जब ये पानी इस पर लगता रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा सड़ जाएगी और मल्चिंग के साथ साथ आपका फर्टिलिटी बढ़ाएगी सॉइल की। इसके अलावा फसल की कटाई के उपरांत रोटावेटर से जुताई करके एक पानी लगा देने से फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर बाद में अगली फसल की बिजाई या रोपाई आसानी से की जा सकती है। धान के अवशेषों की जुताई करके पानी लगा देने से प्रबंधन संभव है। साथ ही 20 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देने से अवशेषों के विगलन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। फसल अवशेषों का प्रयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही बेस्ट डिकम्पोजर का फसल अवशेषों में प्रयोग करने से यह खाद के रूप में तेजी से परिवर्तित होते हैं। किसान भाइयों को मेरा मैसेज यही है कि पराली न जलाकर आप जो है पराली प्रबंधन से खरपतवार नियंत्रण करें और नमी को मेंटेन करते हुए अपनी फसल को अच्छा बनाएं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।